दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो श्रृंखला चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की, तो उसी के अंदर हमने 70 प्रश्नों को देख लिया था। आइए आज हम उससे आगे प्रश्न करते हैं और आज इस पेपर को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन हुआ था दोस्तों। तो ये कहाँ हुआ था? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो उत्तर क्या है दोस्तों इसका? सही उत्तर है दोस्तों जोधपुर। तो ये जो हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन किया गया था दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये कौन सा उत्सव मनाया गया? ये 30वां उत्सव मनाया गया। 30वां ये उत्सव मनाया गया। और ये कब मनाया गया? 3 से लेकर और 12 जनवरी तक ये उत्सव मनाया गया, राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020। और इसके अंदर थीम क्या थी इस बार? इसके अंदर जो थीम रखी गई वो महात्मा गांधी और राजीव गांधी दोनों को मिलाकर ये थीम रखी गई, क्योंकि महात्मा गांधी की आपको पता है कि 150वीं जयंती और राजीव गांधी की जो 75वीं जयंती है उसके आधार पर इसमें चरखा क्रांति से, इसकी थीम क्या थी? चरखा क्रांति से आईटी क्रांति। आईटी क्रांति, क्योंकि आप जानते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो चरखे के लिए प्रसिद्ध है और राजीव गांधी जी जो हैं वो आईटी सेक्टर यानी कंप्यूटर को लाने में उनका योगदान है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि साहब ये जो थीम इसकी रखी गई थी इस बार वो यही रखी गई थी कि चरखा क्रांति से आईटी क्रांति। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था जोधपुर के अंदर। रावण का चबूतरा है, उस रावण के चबूतरे पर। तो ये जो राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। और 30वां ये जो है हस्तशिल्प उत्सव था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 72। और प्रश्न संख्या 72 क्या है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन है। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इजी ये प्रश्न दिया है आपको। शनिवार इसका है, तो शनिवार को हम जानते हैं कि बच्चे जो है, बच्चों के लिए ये कर दिया गया है कि उनको बैग नहीं लाना है। और जो है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य कार्य हैं उन अन्य कार्यों के अंदर भी उनका जो मन है उसको लगाना। तो उन बच्चों के दिमाग से जो पढ़ाई का प्रेशर है, बोझ है, उसको कम करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसके अलावा कई कार्य जो है, जैसे क्विज़ वगैरह है, कोई प्रतियोगिता है, या फिर वहाँ पर विद्यालय के अंदर छोटे छोटे कार्य करा के उनको मेहनत करने के प्रति अग्रसर करने की बात है, पेंटिंग वगैरह है, ऐसे कई जो काम हैं उस दिन, शनिवार के दिन, नो बैग डे के दिन ये करवाए जाएंगे। तो ये लागू हुआ शनिवार को। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 73। और ये कहता है कि साहब राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ वह है। तो कहाँ पर किया गया ये दोस्तों? बीसलपुर के अंदर। बीसलपुर कहाँ है? टोंक के अंदर। बीसलपुर बांध से जयपुर और आसपास के क्षेत्रों को जो है सिंचाई, पीने का पानी ये उपलब्ध कराया जाता है। पीने के लिए महत्वपूर्ण रूप से बीसलपुर का पानी जो है काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है कि राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो राजस्थान राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ जयपुर के अंदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है प्रश्न संख्या 75। और प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई। 2020 की पर्यटन नीति दोस्तों, वर्तमान में नई पर्यटन नीति आई है और पर्यटन के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भी दिया हुआ है, आप उसे देखें। तो ये पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई दोस्तों? इसका उत्तर 9 सितंबर 2020, 9 अक्टूबर 2020, 9 नवंबर 2020 या 9 दिसंबर 2020। तो इसका उत्तर है दोस्तों 9 सितंबर 2020। तो ये 2 सितंबर 2020 को ये प्रस्ताव लाया गया था कि साहब जो है नई पर्यटन नीति जो है लाई जानी चाहिए, और 9 सितंबर 2020 को इसको लागू कर दिया गया। इससे पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि 2007 के अंदर और 2015 के अंदर जो टूरिज्म इकाई नीति थी उसे लागू किया गया था, जबकि 2010 था उसके अंदर इको टूरिज्म नीति को लागू किया गया था। तो 2020 के अंदर यहाँ राजस्थान पर्यटन नीति ये नई लाई गई है। और इसके साथ साथ आपको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो राजस्थान पर्यटन नीति है ये क्यों आई? क्योंकि पर्यटन
का क्षेत्र जो है राजस्थान में विशाल रूप से लागू कर दिया गया। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि आखिर ये पर्यटन जो है, ये पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। तो 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों। 1956 के अंदर ये स्थापना की गई और इसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया। उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 को। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 को। कई बार जो है प्रश्न ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न के बारे में भी आप देखें कि 1989 को उद्योग का इसको दर्जा दिया गया। और साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि अप्रैल 2021 के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर जो अभिनेत्री करिश्मा हाडा है, अभिनेत्री करिश्मा हाडा, इस करिश्मा हाडा को क्या कर दिया गया है, राजस्थान टूरिज्म ऐप एक लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान टूरिज्म ऐप का, राजस्थान टूरिज्म ऐप का क्या बनाया गया है, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि वर्तमान में राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अभिनेत्री करिश्मा हाडा जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में बनाई गई है अप्रैल 2021 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76, और प्रश्न संख्या 76 क्या है कि राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। यहाँ कोई भूखा ना सोए संकल्पना पर आधारित है। यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है और मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, इसकी बात की गई है। तो पहली चीज़, इंदिरा रसोई योजना की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया है। बिल्कुल, अशोक गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके द्वारा 20 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। और इसकी संकल्पना भी यही है कि कोई भूखा ना सोए, इसलिए सभी को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि उन्हें क्या किया जाए, 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कि कोई भूखा ना सोए। अब बात रही तीसरे बिंदु की। ये तीसरा बिंदु क्या कहता है कि ये सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी ग्राम पंचायतों में ये संचालित नहीं है। यह जो है ये नगरीय क्षेत्रों में संचालित है। कहाँ पर है, नगरीय क्षेत्रों में संचालित है। तो नगरीय क्षेत्रों में संचालित है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा। इसने पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प संख्या 1, 2 और 4 इसमें बिल्कुल सही है। विकल्प संख्या 1, 2 और 4, ये विकल्प संख्या 1, 2 और 4 इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीसुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए काफ़ी बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ग्रीसुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो 1544। तो ये 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। एक तरफ तो थी राव मालदेव की सेना, एक तरफ तो थी राव मालदेव की सेना, और दूसरी तरफ जो थी वो थी कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, अफगान शासक शेरशाह सूरी ये दूसरी तरफ थे। तो 5 जनवरी 1544 को इनके मध्य युद्ध हुआ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है दोस्तों, यहाँ राव मालदेव जो थे ये सेना लेकर वापस चले गए थे, लेकिन इनके 2 नेतृत्वकर्ता थे इसमें, वो थे जेता और कूपा। जेता और कूपा। तो जेता और कूपा ने इस युद्ध को लड़ा था और शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था दोस्तों। और कहाँ पर हुआ, ये सुमेल स्थान पर हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध इसे कहा जाता है। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, क्योंकि प्रश्न उसके ऊपर भी पूछा जाता है बार बार, और प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो दोस्तों इसी युद्ध के आधार पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये इसी युद्ध के लिए कहा गया है शेरशाह सूरी के द्वारा, क्योंकि जेता और कोपा ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा था। और एक समय शेरशाह सूरी को भी ये लगा था कि अब अपना जीवित रहना या अपना जो है जीतना वो नहीं हो पाएगा, और उसी समय ये कहा था कि साहब एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 78। और प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है कि साहब फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी
निज़ामुद्दीन ने राजस्थान में किस शासक को हशमत वाला शासक कहा था? तो काफ़ी एक जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये, और इसका आंसर है दोस्तों मालदेव राव मालदेव। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब इनको हशमत वाला शासक कहा गया। प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, रंगमैल, महासतिया और नलियासर। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये महासतिया से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं, आइए। तो 80 क्या कहता है? 1857 की क्रांति का प्रश्न आ गया है, और 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। देवली, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच। तो बिल्कुल आप जानते हो दोस्तों कि ये नसीराबाद छावनी से ये जो है युद्ध कहें, इसको क्रांति कहें, इसको ये विद्रोह है जो 1857 की क्रांति का विद्रोह नसीराबाद के अंदर से प्रारंभ हुआ राजस्थान में। और कब हुआ दोस्तों? ये नसीराबाद से जो प्रारंभ हुआ उसकी डेट क्या है? तो ये डेट है 28 मई 1857, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ, तो 28 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर किसने किया? दोस्तों नसीराबाद के अंदर जो 15वीं बंगाल नेटिव है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसने ये विद्रोह यहाँ पर छेड़ा था। और ये नसीराबाद छावनी से होते हुए फिर पूरे राजस्थान के अंदर ये फैला। तो 6 यहाँ पर छावनियाँ थी, तो इसके आधार पर नसीराबाद में सबसे ये पहले राजस्थान का विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ 1857 का। प्रश्न संख्या 81 क्या है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर कथोड़िया, मांगणियार, नटों और जोगियों। तो किसके द्वारा किया जाता है तारपी वाद्य यंत्र का? तो ये कथोड़ियों जाति द्वारा किया जाता है, कथोड़ी जाति जो है उसके द्वारा किया जाता है। और दोस्तों तारपी वाद्य यंत्र जो है वो एक सुशिर वाद्य, और सुशिर वाद्य कौन से होते हैं? जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। तो तारपी भी एक सुशिर वाद्य है, फूंक मारकर बजाया जाता है, और ये कथोड़ी जाति के द्वारा ये जो वाद्य यंत्र है वो काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 82 की बात करें। प्रश्न संख्या 82 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी है, अब्दुल कादिर जिलानी है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न का आंसर है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या हैं? गुरु हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का? सिस्तान के अंदर। और बाद में ये कहाँ पर आ गए? भारत के अंदर आ गए, और भारत के अंदर अजमेर को इन्होंने कार्यस्थल बनाया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहाँ पर है ही, आप जानते हैं, लोग जियारत करने जाते हैं। सद्भावना का वो केंद्र माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग वहाँ पर जियारत करते हैं। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की नींव जो है वो यहाँ पर रखने का काम जो है किया था। प्रश्न संख्या 83 की बात कर लेते हैं, आइए। प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर हॉम्स, जॉर्ज गिब्सन और जॉर्ज C.L. सावर्स। तो दोस्तों आंसर है इसका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, और प्रश्न संख्या 84 क्या कहता है कि साहब उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। तो बख्तरबंद किसको कहा? कुंभलगढ़ को, शेरगढ़ को, रणथंबोर को या फिर चित्तौड़ को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रणथंबोर। और रणथंबोर इतिहास में बहुत ही फेमस दुर्ग है रणथंबोर। इसी रणथंबोर के अंदर दोस्तों 1301 का प्रसिद्ध साका हुआ था, और ये प्रसिद्ध साका जो हुआ यहाँ पर शासन किसका था? हमीर देव का शासन था। और हमीर देव के साथ युद्ध किसका हुआ? खिलजी का युद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का ये युद्ध हुआ। और यहाँ पर 1301 के अंदर ये साका किया किसने? हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने और इसकी बेटी पद्मा ने और रंग देवी ने ये जौहर किया, और ये जल जौहर के नाम से जाना जाता है। और ये जल जौहर किया 1301 में। और यहाँ पर ही एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर ये है कि इसी
समय जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने जब अमीर देव की यहाँ पर मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर शासन हो गया, तो अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये इसी रणथंभौर से जुड़ी हुई ये बात है। तो दोस्तों ये है रणथंभौर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 85 की, और प्रश्न संख्या 85 के अंदर दो आपको सम्मिलित करने के लिए दिए हुए हैं सूचियाँ। एक सूची के अंदर बुक्स दी हुई हैं, तो दूसरी के अंदर उनके लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो इसे बताना है कि ये कौन सा है। तो देखिए, गुण भाषा। अब गुण भाषा किसकी है? तो दोस्तों गुण भाषा के जो लेखक हैं वो है हेम कवि। गुण रूपक की बात आ गई, तो रूपक किससे जुड़ा हुआ है? रूपक जुड़ा हुआ है दास से। रूप किसका? दास का। तो गुण दास के देखे जाते हैं, गुण तो केशव के देखे जाएंगे, और उनके रूप का कौन वर्णन करेगा? दास करेगा। इसलिए गुण रूपक किसके? केशव दास के। फिर है राज रूपक। राज रूपक किसकी? वीरभान की। अब देखिए, वीरभान नाम जैसे किसका लग रहा है? एक योद्धा का लग रहा है, और राजा, तो राजा का रूप वीरभान। और सूरज प्रकाश अभय सिंह, सूरज का प्रकाश अभय रहता है ना, तो सूरज प्रकाश अभय सिंह। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका सही उत्तर है, यानी उत्तर संख्या 2। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 86। और प्रश्न संख्या 86 क्या कहता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार, प्रश्न बार बार पूछा हुआ है और आपको आता भी होगा इसका, बिल्कुल इजी प्रश्न है। मंडन जो थे इसके शिल्पकार थे। और दुर्ग किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने यह दुर्ग बनवाया था 1459 में, 1459 के अंदर। और इसकी जो दीवार है दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर तो लंबी है और 15 फीट चौड़ी है। 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है, यानी दो जो कारें हैं वो आसानी से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल जाए, इतनी ये दीवार जो है उसकी है। और ये दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है, इसकी दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है। पहली कौन सी? पहली तो चीन के अंदर है, चीन की दीवार, तो वो मानी जाती है। दूसरी लंबी दीवार जो है कुंभलगढ़ दुर्ग की मानी जाती है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87। और प्रश्न संख्या 87 है कि श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी दोस्तों फड़ से, स्वांग से, रम्मत से, नौटंकी से, तो फड़ इसका उत्तर है। फड़ कला से संबंधित है श्रीलाल जोशी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 88। और प्रश्न संख्या 88 क्या है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला? तो पर्यटन को, अरे दोस्तों अभी बात की थी हमने कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला। बिल्कुल 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। 1956 में पर्यटन विभाग लाया गया और 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, एक ही साथ ही दो प्रश्न जो है वो पर्यटन से पूछ लिए गए हैं। रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, किसका नाम उत्कीर्ण मिलता है रसिया की छतरी पर? नरवर्मा गोहिल का, जोगेश्वर चौबीसा का, महाराणा राज सिंह का, या सामंत सिंह का? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका नरवर्मा गोहिल। नरवर्मा गोहिल का जो है वो रसिया की छतरी अभिलेख पे नाम उत्कीर्ण है। दोस्तों ये जो रसिया की छतरी अभिलेख है ये 1274 का अभिलेख है, 1274 ईस्वी का अभिलेख है। और इसके अंदर बप्पा से लेके और नरवर्मा तक, बप्पा से लेकर नरवर्मा तक गोहिलों का जो इतिहास है उसके बारे में दिया हुआ, उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया हुआ है। इसके अंदर नागदा और देलवाड़ा जो है इन गांवों का वर्णन भी किया हुआ है, और इसमें दास प्रथा के बारे में भी बात की हुई है। तो इसके अंदर अस्पृश्यता की बात भी की हुई है। तो ये रसिया की छतरी अभिलेख के अंदर ही ये चीज़ें दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 90। और 90 क्या कहता है? 90 जुड़ा हुआ है अलवर चित्रशैली से। और अलवर चित्रशैली का वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय में हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? राम गोपाल और जगमोहन, मूलचंद और उदयराम, जमुना दास और शालिग्राम, नंदराम और शिवदान सिंह। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है इसका मूलचंद और उदयराम। मूलचंद और उदयराम ने अलवर चित्रशैली के अंदर हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। दोस्तों अलवर चित्रशैली जो है वो पहले जयपुर चित्रशैली के साथ ही आती थी, लेकिन ये 1775 के अंदर
ये जो है जयपुर शैली से अलग हो गई और जयपुर शैली से अलग होकर इसने एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया। और स्वतंत्र अस्तित्व कब आया? ये आया राजा प्रताप सिंह के समय। राजा प्रताप सिंह के समय इसका स्वतंत्र अस्तित्व आ गया। उस समय शिव कुमार डालूराम एक चित्रकार जो है इसके हुआ करते थे। और राजगढ़ जो किला है उसके शीश महल के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो इस अलवर शैली के सर्वोत्कृष्ट चित्र जो है वो माने जाते हैं। बख्तावर सिंह के समय में दोस्तों चित्रकला की इसमें शुरुआत हुई और यहाँ पर जो प्रमुख चित्र देखे गए थे वो है किस किस के? जोगी, फ़कीर, जंगल में धर्म चर्चा करते हुए, ऐसे जो चित्र हैं वो यहाँ पर बनाए जाते थे। और इसी के अंदर विनय सिंह का जो काल था, विनय सिंह का काल, ये विनय सिंह का काल दोस्तों अकबर के काल के समकक्ष माना जाता है, बराबर माना जाता है। और इस विनय सिंह के अंदर विनय सिंह ने बलदेव से चित्रकारी सीखी थी। बलदेव जो थे उनसे ये चित्रकारी सीखी थी। और यहीं पर दोस्तों गुलिस्ता का चित्रांकन किया गया था। एक महत्वपूर्ण जो चित्र है गुलिस्ता, उसकी यहाँ पर रचना की गई थी। लगभग 1 लाख रुपए का उसका व्यय जो है वो आया था। तो ये अलवर चित्र शैली की कुछ विशेषताएं हैं। हम अलग से एक टॉपिक जो है अलवर चित्र शैली का जल्दी ही लेने वाले हैं दोस्तों। अगला हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 91 और प्रश्न संख्या 91 में क्या है? मुड़िया लिपि के अक्षरों में आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? देखिए मुड़िया लिपि, मैंने आपको अच्छी तरह राजस्थान लिपि के बारे में एक टॉपिक जो है पढ़ाया हुआ है और यूट्यूब पे आपको ये मिलेगा। तो मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है दोस्तों टोडरमल। अगला प्रश्न है हमीरहट के लेखक कौन हैं? चंद्रशेखर, मालदेव, महेश, जोधराज। तो उत्तर बिल्कुल चंद्रशेखर इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। देखिए प्रश्न जो है वो एकीकरण से जुड़ा हुआ आ गया। ये एकीकरण का प्रश्न है और एकीकरण के अंदर आपको पता है कि 1948 से एकीकरण जो है हमारा चालू हो गया था और 1956 तक ये एकीकरण चला था और 7 चरणों के अंदर ये एकीकरण चला था। तो पहला जो चरण है वो पहला चरण ही कौन सा है? मत्स्य संघ का है। और इस मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। तो 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD से हम इसको याद कर सकते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो बची क्या? झालावाड़, क्योंकि यहाँ पे धौलपुर है, झालावाड़ नहीं है, इसलिए ये झालावाड़ जो है वो मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं है। ये झालावाड़ तो कहाँ सम्मिलित है? दूसरे चरण के अंदर ये सम्मिलित हुई थी और उस समय राजस्थान संघ, राजस्थान राज्य संघ के रूप में जो दूसरा चरण था उसके अंदर ये सम्मिलित हुई थी 25 मार्च 1948 को। जबकि मत्स्य संघ की बात की गई कब? ये 18 मार्च 1948 को बात की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र। तो दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? नारायणा इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसके अंदर आपको मेले दिए हुए हैं। तो देवनारायण मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फतेह जी का मेला, तेजा जी का मेला, और इधर से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल दसवीं। तो देखिए जो जो आपको प्रमुख रूप से याद हैं आप उनको टिक करते हुए इसको आगे को प्रश्न को क्या ले सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए रामदेव जी का मेला कब? तो रामदेव जी का मेला हम जानते हैं कि बाबेरी दूज, तो दूज यानी द्वितीया हम जानते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला लगता है। वहीं पर हम बात करें तो चलिए फतेह जी का मेला आपको याद नहीं है, लेकिन तेजा जी का मेला तो याद है क्योंकि ये दशमी को आता है, इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को इसका मेला लगता है। अब देखिए 3 यानी बी में तो क्या है 1 और डी में क्या है 4। अब बी में 1 और डी में 4, तो ये एक ही हमारा ऑप्शन है जिसके अंदर बी में 1 और डी में 4 दिया हुआ है। तो बाकी 2 कहाँ बचे? देवनारायण का मेला कहाँ लगा? देवनारायण का मेला लगा दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और वीर फतेह जी का मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 इसका उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 96, और प्रश्न संख्या 96 क्या है? ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? जालोर, सिरोही, भीनमाल, आबू। तो ब्रह्मगुप्त का भीनमाल जो है वो आंसर सही है, क्योंकि ब्रह्म सिद्धांतों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त है, गणित संबंधी ज्ञान जो है वो ब्रह्मगुप्त ने भीनमाल में रहकर प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है 97,
निम्न में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कुएं, ट्यूबवेल, नहरें, टैंक। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ दिया, फिर भी अगर इस प्रश्न का आंसर हम मानेंगे तो इसका प्रश्न का आंसर हमें ट्यूबवेल मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, नलकूपों से सिंचाई हो रही है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैं और आपको क्लेरिफाई यहाँ पर करूँ तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है राजस्थान में वो कुएँ व नलकूप से ही होती है। तो ये दोनों एक साथ आते हैं वैसे तो कुएँ व नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है, और ये कितनी होती है? 66% तक जो है वो सिंचाई कुएँ और नलकूप से होती है। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर होती है अलवर में, जयपुर में, अलवर में। और नलकूपों की अगर बात की जाए तो दोस्तों नलकूप के बारे में आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध नलकूप है जिसको कहा जाता है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। और ये चांदन नलकूप कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इसे ही चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का घड़ा, थार का घड़ा। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान में किससे होती है? कुएं व नलकूपों से होती है, जो 66% तक होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? नहरें हैं। तो नहरें से सिंचाई होती है दोस्तों 33%, 33% नहरों से होती है। और सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है श्रीगंगानगर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो माना जाएगा वो हम ट्यूबवेल को मानेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। अगली अगर बात करें प्रश्न की तो प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 है मेजा बांध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99, और 99 के अंदर प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान की थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछा है दोस्तों, तो ये है 1999 2000। ये थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो माना गया है। और प्रश्न संख्या 100 दोस्तों इस पेपर का, और वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों लिंगानुपात कितना था? उत्तर है इसका 933। तो ये था दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जिसको हमने एनालाइज किया 2021 के अंदर। ये पेपर हुआ 12 मार्च को। तो ये प्रश्न जो है किस तरह के पूछे जा रहे हैं आपसे, ये हमने इसमें देखा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और पेपरों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।